अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप स्पेशल रिपोर्ट सनम के साथ। और आज के स्पेशल रिपोर्ट में बहुत कुछ बड़ा आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहले आपको बताते चले हम सियासत पे जो नजर रखे हुए हैं उसमें इंडिया अलायंस का फ्यूचर और इस वक्त ताज़ा तरीन क्या चल रहा है बिहार में। पटना बिहार में जिस तरह आज आपको मालूम होगा कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और वहाँ पे जेडीयू जो दो पार्टी थी जिनका अलायंस था और सरकार में थी, जेडीयू के सुप्रीमो यानी जो नीतीश कुमार, उन्हें बाकायदा तौर पे आज गवर्नर से मिले, उन्हें अपने इस्तीफा पेश किया। गवर्नर ने उन्हें बताया कि आप जाइए एज ए केयर टेकर गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर रहिए। और उसके बाद बड़ा जो सवाल है, भविष्य जो है, फ्यूचर जो है, वो इंडिया अलायंस का जो 28 जमातों की जोड़ है और एक आर्किटेक्ट नीतीश कुमार माने जाते हैं उसके, उस पर क्या असर पड़ेगा। ताज़ा तरीन अपडेट पटना में क्या है, सीधा हम कृष्णा ठाकुर के पास चलेंगे पटना। और पटना से बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा। जैसे हमने पहले भी बात की थी और जरा अभी भी हमारे दर्शकों को बता दिया, अभी इस वक्त क्या स्थिति चल रही है। खबरें आ रही हैं कि जो कांग्रेस प्रमुख हैं, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं खड़के, उन्होंने भी बात की है नीतीश से। क्या ऐसी कोई आपके पास खबर है कि बात हुई है और कुछ बात चल रही है? और ये भी बताइए हमारे दर्शकों को कि जो आरजेडी लीडर हैं या आरजेडी सुप्रीमो है वो भी कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वो बात करेंगे नीतीश से। तो क्या कोई संभावना है अभी तक जो समीकरण बन रहा है? सनम, ऐसी कोई भी हुई नहीं नजर आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा बोला है कि मुझे पूर्व में भी आभास था कि नीतीश कुमार कहीं न कहीं इंडिया अलायंस से हटेंगे। मुझे इस चीज का इंफॉर्मेशन लालू जी ने खुद दिया था और उनके बेटे तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री बिहार के रह चुके हैं, उन्होंने भी मुझे इंडिकेट किया था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कुछ ना कुछ इंडिया अलायंस के साथ उथल पुथल करेंगे। हालांकि अब देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गठबंधन टूट चुकी है तो बहुत सारी ऐसी बातें आएंगे जो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है राजनीतिक समीकरणों में, लेकिन ऐसे कुछ भी होते नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है जो आरजेडी के पास में 4 सीट जो कम रहे वो पूरा कहां से करेंगे, क्योंकि उनको सरकार बनाने के लिए 118 का आंकड़ा 122 का आंकड़ा चाहिए, जो कि 4 सीट कट रही है। 4 सीट उसको कहीं से भी मिलते हुए नजर नहीं आ रहा है। उधर कानूनी दावपेच के साथ एनडीए अपनी पूरी तरह से पर शिकंजा कसते नजर आ रहा है, क्योंकि जो गवर्नर हाउस में था उन्होंने अपनी जो सोर्स है अपनी दोनों इंडिया जेडीयू के साथ जो अपने एनडीए का और हम पार्टी का जो भी विधायक थे सभी की स्पष्टीकरण वहां सौंप दी गई है। तो अभी फिलहाल कुछ ऐसे नजर होते हुए नहीं आ रहे। हालांकि 5 बजे के बाद ये कंफर्म हो चुका है कि सरकार शपथ ग्रहण लेगी, शपथ ओथ होगा और 6 मंत्री का बाकायदा एक लिस्ट भी अनुमानित किया जा रहा है कि 6 मंत्री भी शपथ लेंगे उनके साथ, नीतीश कुमार के साथ, और 2 उप मुख्यमंत्री जो बीजेपी के कोटे से बनाए जाएंगे। बीजेपी कोटे से 2 मुख्यमंत्री। लेकिन जरा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए कारण क्या हुआ नीतीश का और आरजेडी का अलग अलग होना। क्या ये लोकल राजनीति यहाँ बिहार की थी या कि जो इंडिया अलायंस में कहीं बड़े मतभेद थे वो खुल के सामने आए? नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इंडिया अलायंस के अलावा जो आरजेडी से एक्सपेक्ट कर रहे थे नीतीश कुमार, उनको कहीं से भी वो एक्सपेक्टेशन नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि वो चाह रहे थे कि इंडिया अलायंस में बतौर प्रधानमंत्री के चेहरा के लिए उनको सपोर्ट करे, जो आरजेडी कहीं से भी नहीं कर रही थी। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तुत कर रहे थे, तो इसी में खटास बढ़ती नजर आती रह गई। और नीतीश ने अपना पाला देखा कि आने वाले दिनों में अगर मैं लोकसभा चुनाव लड़ता हूँ तो जो मेरी पूर्व में जो भी सीटें हैं उससे कहीं ना कहीं मुझे कम ही आएगी और मैं कहीं ना कहीं फाइट नहीं कर पाऊंगा। इंडिया अलायंस के साथ रह के उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं सिक्योर नहीं महसूस किए और आरजेडी से भी वो फेथफुली वर्क नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारी अंदरूनी ऐसी चीजें थी जो आरजेडी के साथ उनकी बन नहीं रही थी। पूर्व में भी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने आरजेडी के साथ सरकार बनाया, हालांकि पूर्व में लंबे अवधियों के साथ बीजेपी के साथ उनका सरकार चला है। आरजेडी से दूसरी बार जो सरकार चली है बहुत शॉर्ट टर्म के बाद चली है, चूंकि दोनों का आइडियोलॉजी अलग अलग रहता है। नीतीश कुमार भी एक जो पिछड़े वर्ग की है, बाकी जातिगत वोट बैंकिंग की बात करें तो वो भी वही निशाना साधते हैं जहां आरजेडी साधते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जदयू को कहीं ना कहीं एक खटका नजर आया कि मुझे हो सकता आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं मुझे लॉस हो। एक और सवाल जो कृष्णा, जो हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे, मैं भी खुद समझना चाहूंगा, ये आज जो कुछ भी समीकरण बना इसमें फायदा किसका होगा, लॉस सबसे ज्यादा लॉस किसका होगा? देखिए, अगर लॉस की बात करें तो इंडिया अलायंस उथल पुथल हो चुका है। इंडिया अलायंस में जो 28 पार्टी को जिन्होंने नीतीश कुमार ने पिरोया था, नीतीश कुमार एक प्लेटफॉर्म पे सबको खुद लेके आए हुए थे,
सभी में कहीं ना कहीं मतभेद होते नजर आ रहा है। मैं बता दूं कि बंगाल से लेकर दिल्ली की बात करें, फिर बिहार की बात करें, आने वाले दिनों में ये संभावना कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ और स्टेट में भी ऐसी संभावनाएं व्यक्त होगी। अगर फायदे की बात करें तो लोकसभा में दोनों नीतीश कुमार को भी, जदयू को और बीजेपी दोनों को फायदे हो रहा है। हम पार्टी जो कहीं नहीं दिख रही थी, लेकिन एक सवाल जो है, नीतीश जो है अब तक जब भी देखा वो दल बदलू सियासत जो उन्होंने की अब तक, माफ कीजिएगा शब्द सही नहीं है लेकिन मेरे पास कोई और ऐसा और शब्द नहीं आ रहा है कि वो इस शब्द का इस्तेमाल कर सकूं। ये शब्द है कि वो अक्सर ये पटरी बदलते रहे। तो इसका लोकल वोटर पे, एक आम नागरिक जो बिहार का है, जो वहाँ का इंटेलेक्चुअल क्लास है, उन पे उसका इम्पैक्ट तो होता होगा ना। वो समझते होंगे ना किस तरह की सियासत है। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। मैं बता दूं कि बिहार में जातीय समीकरण का वोट बैंक हर समय रहा है। लोकसभा में भी उसकी इफेक्ट देखी जाती है और विधानसभा में तो अच्छे खासे नजर आते हैं। तो सबको देखते हुए उतनी महत्वपूर्ण पॉइंट कहीं ना कहीं उनको इफेक्ट नहीं करता है। जो दल बदलू की बात आती है, नीतीश कुमार का एक खासा शुरू से रहा है कि उनकी कमान उनके हाथ में होना चाहिए। उनके काम में अगर कहीं भी ये लगता है कि उनको कोई क्रॉस करने वाला है या वो कहीं ना कहीं अपने आप को असहज महसूस करते हैं, तो पार्टी बदलने पे, पार्टी कमान के ओवर करने में, पीछे हटने में या दूसरी पार्टी के साथ जाने में कहीं भी पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि उनकी कमांड अपने हाथ में होनी चाहिए। और वोट बैंक से खासा कोई असर होने जा नहीं रहा है, क्योंकि बिहार में अगर बात करें तो कुशवाहा वोट की वोट बैंक अलग है और बीजेपी की एक वोट बैंक अपनी अलग है, आरजेडी के वोट बैंक अलग है। तो कोई किसी को एक दूसरे को उतनी क्रॉस करते हुए नजर नहीं आ रहे। ये तो क्या बीजेपी विश्वास कर लेंगे, भरोसा कर लेंगे नीतीश पे? क्योंकि अब तक ये तो थे, अब उम्र के इस हिस्से में भी अब जब क्रॉस फ्लोर कर रहे हैं तो बीजेपी ये नहीं समझेगी कि कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी को कोई चारा नहीं है। बीजेपी के साथ अगर ये इंडिया अलायंस में रहते तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को एक कांटे का टक्कर देते आने वाले समय में। जिस तरह से उन्होंने मजबूती के साथ इंडिया अलायंस को पिरोया था, जिस तरह से प्लेटफॉर्म बनती नजर हुई आ रही थी, तो कहीं ना कहीं ये सिरदर्द बनते हुए नजर आ रहा था एनडीए के लिए लोकसभा चुनाव में। तो अभी फिलहाल उनके पास, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी एनडीए के पास में ऐसा कुछ भी नहीं है एनडीए के पास में कि लोकसभा को चुनाव को फोकस करते हुए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कृष्णा। अगली खबर पर चलते हैं हम, और अगली खबर जरा हम सियासत के जम्मू कश्मीर पे इसका असर पड़ेगा। साफ जाहिर है देश पूरे मुल्क में पड़ सकता है इसका असर। बीजेपी पहले ही जो राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का मुद्दा है, उसमें जो शिलान्यास या प्राण प्रतिष्ठा उसकी हुई है, उसके बाद एक तरह से कहा जाता था कि बीजेपी का पलड़ा भारी है, और इससे कहा जाता है कि और ज्यादा अगर बारी ना हो लेकिन कांग्रेस का कमजोर पलड़ा और हो जाएगा अगर बीजेपी को ज्यादा बड़ा फायदा ना मिले, लेकिन कांग्रेस को बड़ा नुकसान मिल रहा है और अपोजिशन की जमातें जो इत्तेहाद बन रही थी उसको बड़ा नुकसान मिल रहा है। लेकिन इसी इत्तेहाद के बीच में जम्मू कश्मीर की सियासत पर भी सभी की नजरें, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सियासत भी इसी इत्तेहाद के निगार खाने में तोती की आवाज बनी हुई है। और जम्मू कश्मीर की सियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज जम्मू में वुकला के साथ एक प्रोग्राम रखा हुआ था, और जम्मू में वुकला के साथ इस प्रोग्राम के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप ने वुकला पर जोर दिया कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर और जम्मू कश्मीर की जो सियासत है इसको आम लोगों तक पहुंचाएं और बेहतर किरदार अदा करें। जम्मू कश्मीर की सियासत भी इस पर बहस में हुई, और जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो नया झटका जो आज लगा इंडिया अलायंस है वो भी इसमें बहस में आया, और आगे का हवाले से क्या राय अमल तैयार किया जाता है वो भी इस पर बात हुई। और इंडिया अलायंस का चूंकि कश्मीर में इतना बड़ा इम्पैक्ट ना हो, लेकिन जम्मू में इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिल भी सकता है, ये भी तजिया निगार बता रहे हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस चीज़ को लेकर भी बड़ी सीरियस नजर आ रही है, और आज जम्मू की जो वुकला के साथ मीटिंग थी उसमें ये चीज़ डिस्कस भी हुई। लेकिन मुल्क की जो सियासत है और उसमें जो ये हालात पैदा हुए, खासतौर पर नीतीश कुमार का इंडिया अलायंस से बाहर निकलने का, तो उसके बाद कहीं न कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी परेशान है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस सभी कहते थे कि एकजुट होकर हम बीजेपी को पसे पुश डाल देंगे। तो फिलहाल पलड़ा बीजेपी का ही बारी है, और यही सवाल आज मसूदी साहब, जो रिटायर्ड जस्टिस मसूदी हैं, जम्मू कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, उनसे पूछा गया। जम्मू में मीडिया ने उनसे पूछा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और इसको क्या है। दोपहर उनसे बात हुई थी, दोपहर से पहले, माफ कीजिएगा, दोपहर से पहले उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने उसमें बताया कि जिम्मेदारी कांग्रेस की, और अभी भी उन्हें उम्मीद है। जरा उनकी उम्मीद देखते हैं, सुनाते हैं, और कश्मीर के हवाले से वो क्या रद्दमल दे रहे हैं, जरा उनका साउंड बाइट सुन लीजिएगा। उस जो बिहार की जो वाज़ेह अभी सूरत आई नहीं सामने, सिर्फ सब अटकलियां है, सब ये है कि कैसे होगा, क्या सिमत लेगा, क्या दिशा लेगा,
वो मालूम नहीं है। लेकिन जहाँ तक अलायंस की बात है, आरजेडी है और हम ये तय करते हैं कि जो जेडीयू है वो भी साथ रहेगी, क्योंकि उन्हीं का ये पहले ख्याल था। जो इनिशियली जो ये कंसेप्ट था अलायंस का, इंडिया अलायंस का, वो तो उन्हीं का था। अब जो सिमत ले, देखिए हर एक आज़ाद है अपनी अपनी जो उसका जो सिमत हो, अपनी दिशा है उसका वो तय करने का, लेकिन इंडिया अलायंस जो है वो अपना काम करेगी, जो अपना एक जो इनका जो रोल है वो करेगी। लेकिन ये ज़रूर है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पर होती है, आयद होती है कि वो ये समझे और जल्द से जल्द इनको, एक तो बात ये है कि जो उनका एहतराम है, जो वहाँ के मुकामी लीडर है उनका एहतराम करे और उनकी जो भी बातें हैं उस बात सुन ले, ताकि हम, वक्त कम है, ताकि हम किसी नतीजे पर पहुंच जाए। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में 3 सीटों को लेकर भी, अभी अनंतनाग सीट को लेकर भी कांग्रेस ये कहती है कि हमारा दबदबा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हमारा है। नहीं, वो देखिए एक बुनियादी उसूल है सारे मुल्क में। वो उसूल ये है कि जहाँ पर जो है वो है, जो एनडीए पास है वो हमारा प्रयास होना चाहिए, जॉइंट प्रयास है कि एनडीए को रोक ले। जहाँ पर एनडीए की सीट है वहां पर मुकाबला करें, उसके बारे में विचार विमर्श करें, उसके बारे में हम आपस में बात करें। सर, ममता बनर्जी का ये कहना है कि जिस चलिए मौसम का जरा हाल आपको बताता चलूं। अभी स्टूडियो में आने समय ही बाहर बताया जाता है कि टिक टिक हो रहा था, यानी बारिश पड़ना शुरू हो गई थी, जो उम्मीद थी। तो क्या बारिश पड़ी? बर्फ पड़ी रात को, आपको अंदाजा है थोड़ी सी बर्फ पड़ी है। पहाड़ी इलाकों में कुछ ज्यादा नहीं पड़ी है, साउथ से लेकर नॉर्थ तक बर्फ पड़ी है। पहाड़ी इलाकों में, निचले इलाकों में बारिश हुई। इस वक्त ताजा तरीन सिचुएशन क्या है, हमारे साथ हमारे 2 नुमाइंदे हैं। कुकरनाग से मुजफ्फर अहमद हमारे ज्वाइन किए हुए हैं और इशफाक हमें गुलमर्ग से ज्वाइन किए हुए हैं। हमने अगले बुलेटिन में, पिछले बुलेटिन जो गुजर गया उसमें हमने आपको कुपवारा और शोपियान दिखाया था। दोनों इलाकों में हल्की हल्की बर्फबारी दूर दूर नजर आ रही थी, लेकिन दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। लग रहा था बर्फबारी हो रही है, लेकिन हल्की हल्की। और उन इलाकों में, जैसे कि ये टंगडार का पोस्ट है, जड़ गली का पोस्ट है, या मत्सिल का रस्ते का पोस्ट है, तो यहाँ पे इस वक्त 10 फुट बर्फ होनी चाहिए थी। लेकिन क्या बर्फ है? इंच में, सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में। तो CMMM जो मामला है वो इस वक्त नहीं होने चाहिए। चिल्ले कलान के आखिरी लम्हात हैं और आखिरी दिनों में चिल्ले कलान में भी बर्फ ना पड़े तो फिर आगे कब पड़ेगी? चिल्ले कलान बर्फ की मांग कही जाती है। तो गुलमर्ग जरा इशफाक को दिखाते हैं हम गुलमर्ग में। बहुत शुक्रिया इशफाक, जरा बताइएगा गुलमर्ग से लेके टंगमर्ग तक और निचले इलाकों तो क्या अभी बारिश, बर्फ कुछ पड़ना शुरू हुई? सनम जी, चूंकि सयाहती सीजन के लिए एक अच्छी खबर जो मानी जाती है, क्योंकि गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि यहाँ पर लंबी जो यहाँ पर खुशकसाली का मौसम चला था, अब जाके अभी जो हमारे नाज़रीन में देख रहे हैं कि सयाहती मुकाम टंगमर्ग में भी, द्रंग में भी इस वक्त बारिशों के साथ साथ हल्की जो है बर्फबारी होना शुरू हो गई है। और वही अगर हम सयाहती मुकाम गुलमर्ग की बात करेंगे, गुलमर्ग में अभी तक जो है 3 इंची ताजा बर्फबारी जो है रिकॉर्ड की गई है। वो अगर स्पोर्ट्स काउंसिल की माने, स्पोर्ट्स काउंसिल ने पिछले दिनों काफी उम्मीदें लगाई बैठे कि कब यहाँ पर, क्योंकि 2 तारीख को खेलो इंडिया होने वाला था, उसका डेट जो है मौखिर किया गया था उस टाइम, लेकिन अब जाके हमें भी ये उम्मीद नजर आ रही कि आज यानी कि 21 फरवरी से लेकर 26 फरवरी जो है यहाँ खेलो इंडिया को एक हतमी शक्ल दी जाएगी और कहीं ना कहीं उसको हरी झंडी दिखाई जाएगी। क्योंकि अगर हम गुलमर्ग की बात करेंगे सनम जी, यहाँ पर इसे विंटर डेस्टिनेशन कहा जाता था और इस विंटर डेस्टिनेशन की ओर अभी बर्फ पड़ रही है, बारिश पड़ रही है, क्या बताइएगा? और उम्मीद है मौसम अब आलूदा है, किस तरह का मौसम है? देखिए, पूरे यहाँ पर अगर बात करेंगे, यहाँ पर पूरे आसमान पे बादल जो है वो मंडराते हुए नजर आ रहे हैं मैदानी इलाकों की अगर बात करें, लेकिन यहाँ पर बारिशें और बर्फबारी जो है अच्छी खासी हो रही है और उम्मीद करते हैं कि आज रात को यहाँ पर 2 से 3 फुट ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो। बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं इशफाक, बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि बर्फ पड़ेगी, ये जरूरी है, दवा है हमारे लिए, और बर्फ ना पड़ी तो हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह है। हम जरा कोशिश करते हैं, हमारे साथ जो हमारे साथी है मुजफ्फर, वो नहीं मिल पा रहे, कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं मिल पा रहे, लेकिन हम आपको बताएं ये बर्फ हमारे लिए जरूरी है। लेकिन उम्मीद है अभी कुछ हल्की हल्की बर्फ, श्रीनगर में भी कुछ तस्वीर हमने देखी थी स्टूडियो आते हुए 4 बजे के आसपास, तो उस वक्त भी हमें कुछ मालूम हुआ था कि श्रीनगर में हल्की हल्की बारिश हुई है। और श्रीनगर के कई इलाकों में फ़ोन करते हुए जब पूछा तो उन्होंने बताया कि टिप टिप शुरू हो चुका है, यानी जो छत होती है, टीन की चादरें जो कश्मीर में आमतौर पर छत पे होती हैं, उन पर जब बारिश गिरती है तो टिप टिप की जो आवाज़ आती है, तो वो टिप टिप आमतौर पर बताया जा रहा था कि आना शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी बारिश नहीं हुई है। तो ये तस्वीर का एक रुख। लेकिन हम आपको अब दूसरी तस्वीर दिखाते हैं खिंबर की। खिंबर श्रीनगर का एक इलाका है
और ये श्रीनगर के हजरत बल के नजदीक वाला इलाका है। दो जमातें ये हैं, दो जमातें, जरा देखिएगा, पहचानिएगा, ये एक जमात है, ये नारेबाजी कर रही है और यहाँ पे नारेबाजी जो कर रही है, और यहाँ पे इन लोगों में कुछ लोग बता रहे थे, मैं ऐसे इल्जाम नहीं लगा, कुछ लोग बता रहे थे लैंड माफिया है। अब दूसरा जो ग्रुप भी दिखाएंगे हम आपको, दूसरा ग्रुप, उनके बारे में भी कुछ लोग बता रहे थे लैंड माफिया है। तो क्या है हकीकत में, यहाँ पे जो सरकार की जमीन है, दफा 5 की जिसे जमीन कहा जाता है, उस जमीन को लेके यहाँ पे अब एक दूसरे के सामने ही कुछ लोग, मैं एक बार फिर वाज़ा कर दूं कि कुछ लोग बता रहे थे कि लैंड माफिया के लोग सरकार की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, और अब ये प्रोटेस्ट की बुनियाद पे एक दूसरे के खिलाफ मुजाहरा नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ मुजाहरा, ये अलग अलग सी बात है। हकीकत रब जाने और इस पे इंतजामी जाने। जरा सुनिएगा क्या बता रहे हैं, दोनों का साउंड बाइट एक का सुन लीजिएगा। शिमर हजरत बल प्रोटेस्ट करान, गवर्नमेंटस कर्म अपील, दफा 5 बिल क्या तरान, तो कोर्ट में मसल चलान, यह जून तमो 62 कनाल एवेलेबल 500 कनाल जमीन, यह कोर लुकन मज तकसीम, प्रेत अकिस फर्दस दिस 10 मर, सोरे रिपोर्ट कागज DC सोबन तहसीलदार अहन तम गंड मत तम जमीन दिवन जमीन लुकन तन लुकन सोन योत कह हक यूत हक वात तहसीलदार हावा हक कूत वात मगर दिवन यह वन तो यह क्या दलील ना दपा दफा 5 मगर तन बुझो गवर्नमेंट लोन दिवान रटान तीर वीर तम गई बंद लोन कत कड़ो परेशान गसान कोत निमो सो माल। खबर बड़ी थी, दोनों ग्रुप से मार्केट में आए हुए थे, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, इल्जाम भी लग रहे थे, कुछ पॉलिटिशियंस का नाम भी लिया जा रहा था, और साथ साथ में ये ग्रुप जो है उनको लैंड माफिया बता रहा था, वो ग्रुप जो है इसको लैंड माफिया बता रहा था। और साफ जाहिर है 3000 के कनाल जमीन जो है ये घास चराई है। पिछले दिनों थोड़ा सा बताते चले, वहां एक सरकारी इमारत बनानी थी, उसके लिए जमीन नहीं मिली, फिर वो सरकार को परचेज करनी पड़ी और महंगे दामों पर परचेज करनी पड़ी। ये जो लैंड है, सरकारी लैंड है, इसको बंदर बांट 10-10, एक कहता है 10-10 मरले कहता है, दूसरा कहता है नहीं हिस्सा दे दो तब दी जाएगी, ये भी एक इल्जाम है। तो यहाँ पे हमारे LG साहब देखें कि हमारे यहाँ इस जो घास चराई है, जो सरकारी लैंड है, उसकी बंदर बांट करते हुए अब सड़कों तक भी लोग आ चुके हैं। तो इस मामले में कहीं न कहीं सरकार को अपनी ज़मीन अपने पास रखनी चाहिए, और ये जो लैंड माफिया है, जो इस लैंड माफिया के नकली कागज भी बनाए, या ये भी चेक करना पड़ेगा कि कागज असली हैं या नकली हैं। 5 जो दफ़ा 5 के तहत ये कागज असली हैं या नकली, ये भी सरकार को चेक करना पड़ेगा। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट सनम के साथ। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे साथी साहिल अमीन आ रहे हैं कश्मीरी बुलेटिन लेकर, कश्मीरी में खबरें होंगी और कश्मीरी में क्या कुछ रहा जम्मू कश्मीर से लेकर दुनिया भर में, वो बताएंगे आपको। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।